Work in taking an object of mass m to height nr above surface of earth will be। चैट बॉक्स में आंसर दो, क्या आंसर आ रहा है। जी की वैल्यू अलग होगी ना अबव द सरफेस ऑफ। हाँ अलग होगी, बिल्कुल होगी। और एन आर है एन टाइम्स ऑफ आर, तो आपका जो वेरिएशन इन हाइट वाला फॉर्मूला वो भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लास्ट स्टेप में आप क्या करते हो, टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हो और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हो। तो वो दैट कैन ओनली बी डन व्हेन द हाइट एच इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, उसमें assumption रहता है, तो यू कांट यूज दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है ना, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। तो यहाँ पे assumption रहता है h शुड बी लेस देन r, ये assumption रहता है, तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, आपको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में देखना पड़ेगा इसको। करो। तो ऑप्शन बी आ गया आप सबका, ऑप्शन ए या बी? बी। कितने बच्चों ने आंसर किया है यार? 59। सब लोग करो यार आंसर। कितने बच्चों से क्वेश्चन हो पा रहा है, एक बार हैंड रेज करके बताना जिनसे क्वेश्चन हो पा रहा है। जिनका ऑब्वियसली आंसर आ गया उनसे तो हो ही रहा है, कर लो हाथ नीचे, बाकियों से क्यों नहीं हो रहा यार? चलो देखो फिर। तो डेफिनेटली जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला तो आप यूज कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये assumption, तो क्योंकि हमारी हाइट की वैल्यू है दैट इज n टाइम्स ऑफ r, n टाइम्स ऑफ r इज नॉट लेस देन r, इट इज फार ग्रेटर देन r, क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा होगी हमारी, n टाइम्स ऑफ रेडियस पे ले गए हम उसको, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे देखो फिर इसके साथ हम, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन क्या होता था? नेगेटिव वर्क डन को बोला पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है जी एम ऑफ प्लेनेट अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर होता था, और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया था, तो हमारा फॉर्मूला आया था जी एम एम अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको दो बार लगाओ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ सरफेस। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? जी मास ऑफ अर्थ, इसको कैपिटल एम ले लिया और इसको स्मॉल एम, तो मास ऑफ अर्थ स्मॉल मास अपॉन आर, आर इज द रेडियस, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अर्थ सरफेस। फिर इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर ले गए किसी हाइट एच पे, वो हाइट की वैल्यू है एन टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 पे थी, पॉइंट नंबर 2 पे क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो क्या आ रहा है वैल्यू बेटा, बताओ?
जी मास m कैपिटल वही है, स्मॉल m वही है, और रेडियस की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, रेडियस की वैल्यू क्या हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस n टाइम्स r। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। अब बोल रहे हैं वर्क डन इन टेकिंग, तो वर्क डन विल बी इज इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन होगा। क्या आ रहा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जी कैपिटल एम अपॉन एम अपॉन आर प्लस एन आर, दे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी P2 की वैल्यू है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जी कैपिटल एम एम लिया और कॉमन ले लिया, 1/r प्लस एन आर माइनस 1/r। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का बी आया? ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्वेश्चन में? किसी को डाउट है तो पूछ लो, तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अनम्यूट करके पूछ लो बेटा। ठीक है, चलो ये तो बहुत आसान सा है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मेड 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी 1/9। 1/9। Two point masses of mass 4m and m respectively separated by d are revolving under mutual force of attraction. Ratio of kinetic energies will be, ये करो, ratios of kinetic energies will be, करो। अच्छा क्वेश्चन, ठीक सा है, सबको समझ आएगा और अच्छा भी है। 2-3 कंसेप्ट लग जाएंगे फिजिक्स के आपके। Two point masses of mass 4m and m respectively separated by d distance are revolving under mutual force of attraction. Ratio of their kinetic energies will be। अब एक बात बताओ, मैंने आप सबको बताया हुआ है कि अगर फिजिक्स में कोई बात समझना है तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बेटा? चित्र बना लेना है। चित्र सबसे पहले, अगर कुछ समझना है तो चित्र ड्रॉ कर लो। तो सबसे पहले ड्रॉ करो, 4m को लोकेट करो, m को लोकेट करो, d डिस्टेंस लगाओ, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ड्रॉ करो, फिर देखो कुछ समझ आएगा आपको। जिनको समझ नहीं आ रहा, जिनको आता है वो कर लो सोल्व। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो चित्र ड्रॉ करना, नहीं तो वेस्ट नहीं करना फिर टाइम। फिर अगर सीधे सीधे हो रहा है तो कर लो, अगर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो उसको ड्रॉ करके समझ आ जाएगा वो। चित्र का मतलब है डायग्राम, यस, तो हम डायग्राम को ही चित्र बोलते हैं। अमन ने आंसर किया ए, रिया ने भी किया, देखते हैं बाकी लोग भी करो। फिर बताएंगे सही आंसर क्या है इसका। आनंद, मान्या, अमर सब ने आंसर कर दिया, पुष्पा ने भी कर दिया। तो ऑप्शन ए, कृष्ण ने किया ऑप्शन सी। ठीक है, क्रिश समझाएंगे। क्रिश बेटा कैसे किया आपने, बताओ क्रिश। समझाओ क्वेश्चन, एक बार अनम्यूट करके बता दो। तो मैंने क्या किया कि दोनों का जो म्यूचुअल फोर्स वो निकाला, अट्रैक्शन, एंड उसको फिर देखा कि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी निकाली, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन से, एंड जो वेलोसिटी है उसको पुट कर दिया वैल्यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो देखो क्रिश ने जो आंसर दिया वो सही है क्या? बताओ कहाँ गलती कर दी क्रिश ने, बताओ। हाँ विवेक आप बताओ क्या सही होगा, कैसे होगा सही, सही बताओ कैसे होगा। हाँ अनंत, सेंटर ऑफ मास तो यूज होगा ऑब्वियसली। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लीनियर काइनेमेटिक्स को रख लिया, बट यहाँ क्या होगा, रोटेट कर रहे हैं ना, यस सर। तो उसके लिए क्या यूज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन चाहिएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एंड दैट विल बी फाउंड आउट बाय यूजिंग सेंटर ऑफ मास, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है इसको। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, एक मास दिया है 4m, तो 4m ड्रॉ करता हूं मैं। देखो जिनको समझ नहीं आया, बाकी सबको समझ आ गया, फटाफट समझा रहा हूँ। क्रिस देखो आप बेटा, तो 4m और m ये रोटेट कर रहे हैं अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो डेफिनेट सी बात है किसी एक पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट ये घूम रहे होंगे, ठीक है। ये पूरा सिस्टम यानी कि 4m ऐसे घूम रहा होगा और ये m ऐसे, तो रोटेशन कर रहे होंगे, ठीक है। अब मुझे इनकी दूरी निकालनी है रोटेशन की, तो वो निकलेगा सेंटर ऑफ मास से। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन इनका रेडियस अगर निकालना है, रेडियस ऑफ रोटेशन, तो दैट विल बी इनवर्स प्रोपोर्शन टू द मासेस। तो 4m के साइड वाला और m के साइड वाला उनका रेशियो 4:1 होगा। तो मान लो इनके बीच की दूरी d थी, तो ये क्या होगा, 4m के साइड जो आंसर वो आएगा रेडियस ऑफ रोटेशन आएगा d/5, और इधर जो आएगा वो आएगा 4d/5। अब देखो जिधर वन मास था m, उधर 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ रोटेशन, और जिधर मास था 4m उधर 1/4 है, ठीक है। तो 4:1 रेशियो में ही डिवाइड हो गया रेडियस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। अब आपको क्या करना है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, I इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, नॉट स्क्वायर। mr²। और अगर हम काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होती है काइनेटिक, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये दोनों चीजें आ गई, अब मुझे रेशियो निकालनी है इन्हीं की काइनेटिक एनर्जीज की। तो मैं लिखता हूं बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 4m, ठीक है। अब मास m और 4m की वैल्यू लिखें तो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट मास, फर्स्ट मास यानी कि छोटे वाले मास। अभी छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं, तो m इज द मास, r स्क्वायर करें तो 4d/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 4m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो दैट विल बी 4m इंटू d/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज रख रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल m मास इज m इंटू 4d/5 का स्क्वायर, ये आया हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा दोनों के लिए सेम है तो इसको एज इट इज रख दो। इधर हाफ इंटू दूसरे वाले मास का है 4m इंटू d/5 का 4m/m का रेशियो पूछना है। ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कोई नहीं, निकाल लेते फिर वैल्यू, शायद एक ही ऑप्शन मैच करेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सारे अलग अलग है ना बेटा, मतलब 1:4 या 4:1 दे नहीं रखा है, एक ही दे रखा है, तो हो जाएगा वो कैसे भी। तो 4m to m निकालना है, क्योंकि इसी रिस्पेक्ट में निकालना है 4m एंड m रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली लिख दिया, तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4m डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ m। शाबाश, यही निकालना है बेटा, लेकिन अभी ऐसे करेंगे तो हो ही जाएगा, अब लिख लिया तो मिटाएंगे नहीं इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाफ से हाफ उड़ गया, m से m उड़ गया, तो अब देख लो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर उठ गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16d² ऊपर वाला 16d² by 25 डिवाइडेड बाय 4d² by 25, कट पिट के आंसर आएगा 16/4। तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:1, तो इसका अपोजिट है, तो ये आपका 1:4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो गलती कहाँ हो सकती थी, अगर ऑप्शन ए और बी दे रखे, मान लो ऑप्शन बी 1:5 ना देके 1:4 4:1 दे रखा होता, तो फिर हम गड़बड़ कर जाते। तो ऐसा ऑप्शन था नहीं तो बच गए, अदरवाइज क्या करते, करना तो ऐसे ही चाहिए था जैसे आपने बताया, है ना। ये वाला तरीका बेहतर था जो ऊपर है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन आ गया। अब किस बच्चे को समझ आया, कोई किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो। आनंद बोल सर रहा है, आपने डिस्टेंस कैसे मेजर किया है?
डिस्टेंस बेटा फोर्स है ना, बोल रहे हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये इधर इसको, ये क्या होता है, एक तो रिलेशन होता है रेडिली रिलेशन की भाई, जो मास है अगर किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रहे हैं तो उनका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो मास के इनवर्स प्रोपोर्शंस में होगा। जैसे अगर मल्टीप्लाई करोगे 4m को और d/5 को तो वो इक्वल आएगा m इंटू 4d/5 के। तो देखो लेफ्ट साइड ऐसे करते हैं ना, m1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल इंटू r, m1 r1 शुड बी इक्वल टू m2 r2। ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन है ये। अब m1 की वैल्यू मान लो 4m है तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन d/5 है। मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखता हूँ तो 4m इंटू d/5 m1 r1 दिस शुड बी इक्वल टू m2। m2 की वैल्यू m है और इसका रेडियस ऑफ रोटेशन है 4d/5। ये दोनों बराबर रहेंगे। अब ये बराबर क्यों है? बिकॉज म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r ही होता है ना बेटा। अरे इधर m ओमेगा स्क्वायर r और इधर भी m ओमेगा स्क्वायर r, mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ओमेगा दोनों का बराबर है, ओमेगा कट जाएगा तो m1 r1 शुड बी इक्वल टू m2 r2। ये रोटेशन का फॉर्मूला था, उससे हमने कर लिया। अमन बोल रहा है सर ये तरीका कुछ भी समझ नहीं आया। अमन क्या करना चाहता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले से जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है उससे क्या चर्चाएं हो रही हैं ऊपर से? कुछ आनंद ने लिख दिया, दे विल रोटेट अराउंड सेंटर ऑफ मास। अमन एक बार पूछ लो बेटा अनम्यूट करके, फिर बता पाऊंगा आपको मैं। सर क्या इस वाले क्वेश्चन का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है उससे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो Gmm/2r उससे कर सकते थे? Gmm/2r आंसर आ रहा है? करके देखा आपने? ऑर्बिटल वेलोसिटी तो उसमें सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ी होता है। हेलो, ठीक है सर फिर। है ना, कुछ गड़बड़ होएगी उसमें, गड़बड़ हो जाएगी। तरीका यही है, एनर्जी बैलेंस करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, वैसे नहीं होगा ये। ठीक है, हो गया। तो अमन का डाउट हो गया क्लियर, अब समझ आ गया होगा। और किसी को डाउट है? चलो ये चित्र देखो, अभी देखो कितना टफ क्वेश्चन है, किसी से नहीं होगा, करो। सब गलत करोगे इसको, फिर भी ट्राई करो। ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी तो बेटा दो ही चीजें बैलेंस होती है अमन, वहां भी तो यही हो रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल और फोर्स अट्रैक्शन, वही तो यहाँ किया। बट सर रोटेशनल वाले क्वेश्चन मुझे इसका समझ ही नहीं आते कुछ। वो सबके साथ दिक्कत है। एक बार ट्राई करो, शायद आंसर आ जाएगा उस वाले फॉर्म में। एक बार ट्राई करो, बताना मेरे को। अभी कर लो, क्लास के बाद करना, मुझे लग रहा है आंसर आ जाएगा उससे, क्योंकि वहां भी यही दो दो फोर्सेस बैलेंस होते हैं। एनटीए ने लूडो खेलते खेलते क्वेश्चन बना दिया। और गोटी किसकी मर गई? बच्चों की गोटी मर गई, फिर है ना। कोई नहीं, बोलते हैं ना यही कि मेरी तो वो क्या बोलते हैं, मैं इतना खेलता नहीं लूडो, जब वो बीच दोबारा वापस आ जाता है, सांप सीढ़ी से सांप खा जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं लूडो गेम में? क्या बोलते हैं? जैसे आप गए अच्छे से, फिर आप बीच में चले चले गए, क्या बोलते हैं उसको? मेरे को पता नहीं, गोटी मरना बोलते हैं शायद। अरे क्या बोल रहा है, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ए मास इज एट सेंटर ऑफ अ स्क्वायर विद 4 masses, ओके। क्या बोल रहा है? रैंक द चॉइसेस अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन। अच्छा, सेंटर वाले फोर्स के ऊपर मैग्नीट्यूड जिसमें सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ठीक है, फिर दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाओगे तो हो गया काम सीधा। बिल्कुल आसान सवाल है, देखने में लूडो लूडो जैसा लग रहा है। देखो ऑप्शन ए पे फोकस करते हैं। सेंटर वाला मास m है, उस पर लगने वाले जो भी फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उनका नेट मैग्नीट्यूड की बात की जाए। ठीक, तो ड्रॉ करो बेटा। पहले m पे लगेगा 5m के द्वारा, और उसके जस्ट अपोजिट बराबर फोर्स लगेगा 5m, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे आपस में, 0। अब दूसरा फोर्स लगेगा ये m के ऊपर m के द्वारा, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में m के ऊपर 3m के द्वारा,
तो टोटल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5m कट गया और 3m से m वाला कट गया, तो F फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, m1 m2 इंटू g इंटू फर्स्ट मास जो आपका सेंटर वाला है m इंटू m2 इधर 3m है, अपॉन आर स्क्वायर, तो आर कुछ भी हो मान लो, आर स्क्वायर बराबर दूरी पे मान लो, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है, इसमें से माइनस हो गया कौन सा, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कुल मिला के बात आई कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टाइम्स ऑफ समथिंग, टू टू बोल दो, टू इंटू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, 2c। अब ऑप्शन बी पे जाओ, तो ऑप्शन बी में 2m से 2m वाला कट गया और 3m से m वाला बचा, तो इसके अंदर भी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टाइम्स इनटू कांस्टेंट c। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c जो हम ले रहे हैं ना, c इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर, ये है c, तो टू टाइम्स ऑफ c आ गया। सिमिलरली ऑप्शन सी पे गए तो 5m से 5m कट गया और भाई 2m से 3m वाला आया, लेकिन अब यहाँ देखो 2m हो गया, सेंटर का मास 2m हो गया, तो 2m इंटू टू करोगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4c, और इधर देखो तो 2m से 2m गया और m से ये गया, तो यहाँ पे भी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4c। तो फिर यहाँ से आपको पता चलेगा फोर्स इन a इज इक्वल टू फोर्स ऑन b एंड दे आर ग्रेटर देन, सॉरी दे आर लेस देन, है ना, 4c तो ज्यादा बड़ा होगा, दे आर लेस देन फोर्स अप्लाइड इन ऑप्शन सी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन ऑप्शन डी। तो फिर यहाँ से आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सब बच्चों ने ए ऑप्शन सही किया है। अब देखो समझ जिनको नहीं आया, सी वगैरह के कंफ्यूजन हो रहा है तो बता दो, सी केवल इसको इसलिए लिख लिया गया कि फॉर्मूला बार बार लिख के सोल्व ना करना पड़े। क्लियर है, क्रिश को भी क्लियर होगा, अच्छा हुआ लूडो में बना, स्नेक में नहीं, हाँ सही बात है, स्नेक बनाता तो फिर रोटेशन बोलता, है ना, इस ट्रैक पे जा रहा है क्या करोगे। ओके, टू मास इज इंडिशियल, ये कर लो, बेहतरीन सवाल सा लग रहा है, एक बार पढ़ो, टफ लगेगा तो इसको देखेंगे बाद में, छोड़ देंगे, इतना टफ है नहीं, इजी सवाल है। पाँच बज के 21 मिनट हुआ, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लो, करो इसको ट्राई, अच्छा है। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो बीच में।
their relative velocity of approach at the separation distance। अच्छा, क्या किया आपने डायमेंशनल एनालिसिस से? तो देखो शायद हो भी जाए यार, बढ़िया सोचा आपने। ठीक है, सी ऑप्शन डायमेंशन गलत रहेगा, सी और डी का डायमेंशन। ओके, सी का और डी का डायमेंशन अलग है बिल्कुल, और इधर इसका भी अलग है और इसका भी अलग है। शाबाश, बेहतरीन ख्याल है आपके आनंद, है ना। कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी को देखा और डायमेंशन लगाया और निकला। सही है, शाबाश, है ना। सोल्विंग मत करो, सीधा सीधा लगाओ फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस का खेल खत्म। ऑप्शन सी कितने बच्चों का आ रहा है? देखो सब खेल गए ना इस क्वेश्चन में। आनंद ने ऑप्शन सी किया यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, सही है। अमर का शी आया, पुष्पा का भी आ गया। अब बताओगे पुष्पा ऑप्शन सी कैसे आया बेटा, समझाओ सबको एक बार। फिर वही डायमेंशनल एनालिसिस वाला ही यूज किया मैंने भी। हमें फॉर्मूला पता है, जो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसका, √2 g m/r वाला। वहां हाँ से फिर दोनों के रिगार्डिंग निकाल के हम किया था। ठीक है, चलो ये भी सही। अमर आपने कैसे किया बेटा? ऐसे ही किया है, चलो ठीक है। इसका दूसरा तरीका आप, दूसरा तरीका बता देता हूँ, उससे ट्राई करना सब बच्चे, ठीक है। देखो, टू मासेस m1 एंड m2, m1 है और दूसरा m2 है। इनिशियली एट रेस्ट, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, ठीक। आर सेपरेटेड बाय अ वेरी लार्ज डिस्टेंस if the masses approach each other subsequently due to gravitational attraction between them। देखो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं हर एक स्टेटमेंट को। m1 m2 इनिशियली एट रेस्ट लिख दिया, सेपरेटेड बाय वेरी लार्ज डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस वेरी लार्ज है। इसका मतलब क्या बोल रहा है बेटा, कि पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की जो कन्फिग्रेशन एनर्जी पढ़ाई थी वो क्या है, 0 है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, -g m1 m2 अपॉन r। तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली, अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली लिखें तो इसका दो कंपोनेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो अभी आपको बताया ये फॉर्मूला से 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी, 0 दे दी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। और फाइनली क्या हो रहा है, subsequently due to gravitational attraction between them their relative velocity of approach at a separation of d। तो ये दूसरी कंडीशन क्या होगी, m1 और m2 एक दूसरे के d डिस्टेंस पे आ चुके होंगे, d डिस्टेंस पे। तो जब ये d डिस्टेंस दूर होंगे तो उस टाइम पे कन्फिग्रेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कन्फिग्रेशन एनर्जी दैट इज g m1 m2 अपॉन d, ठीक है। एक तो ये हो गया। और मान लो m1 की वेलोसिटी v1 है उस टाइम पे और m2 की वेलोसिटी v2 है। u इक्वल टू 0 से बढ़कर v1 हो गया और u इक्वल टू 0 से बढ़कर v2 हो गया। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई बेटा, v1 प्लस v2, वही आपको निकालनी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और लिखने लगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब ये टोटल एनर्जी बाद में है, सेकंड केस में जब ये डी डिस्टेंस दूर आ गया और इनिशियली 0 थी। तो देखो यही दो पार्टिकल है सिस्टम में, तो इनकी टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो इन तीनों चीजों का, तीनों क्वांटिटीज का -gm1m2 अपॉन डी प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इनका सम जो है वो 0 आएगा। तो एक इक्वेशन तो मुझे मिल गई यहाँ से ये। अब क्योंकि ये दो ही मासेस थे सिस्टम में तो इनका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा,
M1v1 will be M1 V1 equal to M2 M2 V2. V2। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि V1 प्लस V2 निकालना है। तो निकल पाएगा? उसको सॉल्व करने पर भी ऑप्शन सी आएगा। जिन लोगों ने डायमेंशन से कर दिया वो तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी बढ़िया था, शॉर्टकट लगाया, क्योंकि चारों ऑप्शंस के डायमेंशन अलग अलग है तो हो गया। यस सर। नहीं तो ये हो जाता। ठीक है बेटा। अब जिनको ये पता नहीं लग रहा अलग अलग क्यों है, वो देखो थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की आंखों से देखोगे तो दिख जाएगा। हर एक फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको दिखना चाहिए जी कट गया डी कट गया ऐसे ना। ठीक है, ओके। लेकिन फिर उसमें कैपिटल जी का डायमेंशन पता होना चाहिए। वो कैसे निकालोगे? F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन और फिर यहाँ से जी का डायमेंशन निकल जाएगा, अगर याद नहीं है। ठीक, चलो ये कर लो एक बार। ये क्वेश्चन करेंगे फिर आपसे एक बढ़िया सवाल पूछूंगा मैं, इसका आंसर सब बच्चे देंगे, देखना। ऑप्शन बी दे रहे हो आप लोग इसका आंसर। हाँ देखो, जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था जी? कैपिटल जी M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बोला जी की वैल्यू दोनों बराबर है, किसी प्लेनेट पी पे भी और अर्थ पे भी। कोई बात नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अब प्लेनेट हैज डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और स्फेरिकल शेप है, उसमें वैल्यू डालो। कैसे करोगे इससे अगला स्टेप? सर हम लोग मास को लिख सकते हैं रो वी के रूप में, हाँ, जिसके हम वी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और ये हो गया आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, राइट। और इधर फिर इसको काट ही लेते हैं, इसको ये उड़ा, चलो लिख लेते हैं एक बार। आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ का 2 टाइम्स और इंटू 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट का क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अब देखो कट जाएंगी सारी तो चीजें। इसमें सब कुछ कट जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 2 RP आ जाएगा बस। ठीक है ना, तो ये कट गया, ये ऊपर वाला गया, ये भी गया, तो यहाँ से गया। तो आर ई इज इक्वल टू 2 इंटू आर पी। ठीक है, तो मतलब क्या आया? 1/2 ना, ऑप्शन बी। रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ टी। क्या हुआ? तो गलत हो गया ना ये, क्या कुछ तो कड़ा गड़बड़ करी। इट्स रेडियस इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ R/2। हाँ ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, रेडियस ऑफ प्लेनेट निकालना है, तो रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सबने किया। हाँ, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी।
ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 2 टाइम्स है तो डेंसिटी भी 2 टाइम्स है, रेडियस उसके अकॉर्डिंगली हाफ हो गया है। चलो अब दूसरा पीडीएफ देखते हैं, ये वाला। ग्रेविटेशनल फील्ड हमने देख लिया था। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड के 2-3 फॉर्मूलाज हैं। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के अंदर, होलो स्फीयर के अंदर, फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास का ये तो पता है, फोर्स अपॉन मास होता है, तो वैल्यू डाली तो gm अपॉन r स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। सिमिलरली ड्यू टू सॉलिड स्फीयर अगर लोगे तो 3 केसेस, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर एंड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर हो गया gm अपॉन r ऑन कैपिटल R क्यूब। तो इसके लिए डायग्राम ये देखना है, ठीक है। R इज द पॉइंट ऑफ, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जिसके ऊपर आप ये ले रहे हो। मान लो इनसाइड है ये पॉइंट P, पॉइंट P इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है, तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R, और R इज द कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो आपका फॉर्मूला आया फॉर द स्फीयर इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर की वैल्यू है तो उसमें gm अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट बाहर चला गया, एंड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर तो gm अपॉन r कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, आउटसाइड का मतलब है कि अब आपको पॉइंट मास ले रहे हो, अब इनको पॉइंट मास, तो पॉइंट मास वाला ही फॉर्मूला देखो आ गया, gm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जनरल अजम्पशन रहेगा कि दिस r विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R। इसी को प्लॉट करोगे तो जब तक इनसाइड या सरफेस की बात कर रहे हो तो इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद r, और उसके बाद इट इज डिक्रीजिंग विद r स्क्वायर वेरिएशन। तो ये आपको मिला न्यूटन लॉ ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, और यहाँ पे ये आपको लीनियर वेरिएशन मिला। तो ये याद रखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विद r का वेरिएशन। फिर देखो होलो स्फीयर में यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, तो 3 केसेस, इनसाइड जब होगा तो 0, आउटसाइड तो gm अपॉन r स्क्वायर, ट्रीट द होलो स्फीयर एज ए पॉइंट मास, तो वही फॉर्मूला, एट द सरफेस सेम फॉर्मूला gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट करोगे तो r इज इक्वल टू r से पहले तो कोई वैल्यू है ही नहीं, डॉटेड लाइन है, देन इट इज द सेम प्लॉट जैसा पहले देखा था। ठीक है, बस ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट का इंटरसेप्ट है, वही है gm अपॉन r स्क्वायर, ये चीज याद रख लो। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस पे ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी तो आप याद रख लोगे। ये फॉर्मूला याद रखना है, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो gm अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू स्मॉल r। तो ये क्या क्या है देखो, स्मॉल r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इक्वेटोरियल पॉइंट, और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, gm अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू स्मॉल r। ठीक है, अब मैक्सिमम कहाँ होगा, इसी को डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला आता है 2gm अपॉन 3√3r स्क्वायर, एंड इट इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू r/√2। तो ये याद रखोगे, जब ये r की वैल्यू, यहाँ से जब r की वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू जब कैपिटल r/√2 रहेगी तो वो पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम रहेगा। तो इसी का प्लॉट देखो, ऐसे इंक्रीजिंग, दिस इज द पॉइंट जहां मैक्सिमम है, देन फिर डिक्रीजिंग। ग्रेविटेशनल ग्राफ में भी r/√2 होगा ना, r इक्वल्स टू, हाँ r/√2, यस, ये वाला, ये r इज इक्वल टू r/√2। ठीक है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास। तो वर्क डन पर यूनिट मास, जो वर्क डन किया पर यूनिट मास, उसको कितना वर्क डन करना पड़ा, वही है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने वाला। कि किसी फील्ड के अंदर जितना ज्यादा पोटेंशियल है तो वर्क करने में उतना ही ज्यादा, किसी मास को उस फील्ड के अंदर डिस्प्लेस करने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल हो गया W/m,
फिर आप इसी की वैल्यू डालो, डू टू पॉइंट माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो माइनस जी एम अपॉन आर, अकॉर्डिंगली साइन इसके एडजस्ट कर सकते हो। तो यही वैल्यूज अगर आप देखो, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, एट द, अब इनको है ना वैल्यूज को रटना पता, अगर आपको याद है फॉर्मूला से तो ठीक है, नहीं तो इनको रटना मत। पोटेंशियल का जो क्वेश्चन है वो इतना आता नहीं है, जो आएगा वो बेसिक से ही आएगा, जो हमने शुरू में कर लिया। ज्यादा से ज्यादा फील्ड पूछ लेगा, तो इसका ये नहीं आता ज्यादा। फोर्स का आ सकता है कि फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन हुआ, डी एक्सेलरेशन हुआ, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक से याद मत करना आप, ठीक है। चलो अब वापिस आते हैं, ये सेम ही है, ये रिंग के लिए, इधर होलो स्फेरिकल शेल के लिए। तो देख लेना इनको, इन्हीं के प्लॉट हैं, अलग अलग केसेस हैं। पोटेंशियल का प्लॉट विद आर, पोटेंशियल का प्लॉट विद आर फॉर रिंग, ठीक है। वेरिएशन भले ही याद रख लेना यार, ये सॉलिड के लिए ऐसा था, रिंग के लिए बल्कि ज्यादा है कि रिंग के लिए ये आ रहा है ऐसा, तो इसको थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो क्वेश्चन कभी हिट किया तो कंसेप्ट कभी हिट किया तो कुछ कुछ याद आ जाएगा। अब कर लेते हैं दो क्वेश्चन सिलेक्टिव, पार्टिकल एंड सब्जेक्ट, रोटेशन बिटवीन देम, ठीक है। ये तो कंसेप्ट हो चुका है, चेंज इन वैल्यू जी, हाँ ये कर लो बेटा, एक बार ये कर लो, सिंपल है बिल्कुल, एक ही मिनट में हो जाएगा, एक बार कर लो तो फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, तो फॉर्मूला क्या था बेटा, टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच, ठीक है। हाइट एच जो है above the surface of the earth is the same as that of depth d below the surface when both d and h are much smaller than the radius of earth, ठीक है। तो हम वो जो फॉर्मूला होता है वेरिएशन जी का यूज कर सकते हैं, बिकॉज d and h are, d is smaller than r and h is also smaller than r। तो बोलते हैं then which one of the following is correct। तो g at some height h is equal to g at some depth d, तो इसका मतलब हुआ g जो अर्थ सरफेस पे 1 माइनस टू एच बाई आर, दिस इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट रिलेशन से ही पता चल रहा है कि 2h शुड बी इक्वल टू डी, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखना है बस। Average density of Earth does not depend on G. Its complex function is directly proportional to G, inversely proportional to G. इसका भी सी। सी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो G, average density of Earth। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A planet is in a distant solar system is 10 times more massive than Earth at a velocity. Okay, escape velocity, हाँ कर लो इसको। चलो इससे पहले escape velocity का फॉर्मूला देखेंगे, नीचे था इसमें escape velocity। अर्थ पे escape velocity की वैल्यू क्या होती है बेटा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ये तो आसान है, सिंपल है, ये करो। करो इस क्वेश्चन को, टाइम लगाओ पूरा। 41 हुआ है, 43 तक का टाइम दूंगा, छोड़ दूंगा बेटा। अभी जो जा रहे हैं ना हिम्मत तोड़ के, रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन और कर लो फिर छोड़ ही देंगे सब। पढ़ना मुश्किल होता है, नहीं तो सब पढ़ लेते ना, इजी होता था।
एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको जो छुड़वा दिया था अभी, जो आपने लिखवाया नहीं था, अभी बताया था पर लिखवाया नहीं था। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, ठीक है, किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर। अच्छा क्या दिया है, सॉलिड, ओके सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला लिखते हैं। सॉलिड स्फीयर के अंदर एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इज कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द स्फीयर अपॉन 2r³ टू 3r² माइनस r², ठीक है। अब ये कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर और स्मॉल आर इज द पॉइंट जिसकी दूरी है। तो मान लो ये पॉइंट भी है ना, दिस इज आर और कैपिटल आर इज दिस वन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप करो। खाली उधर इतने लेकिन इसमें आंसर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक दिया, उसका क्या मतलब है? बेटा, इन्फिनिटी के ऊपर मतलब होता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि पोटेंशियल की बात करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट v इज इक्वल टू 0 एट इन्फिनिटी। तो ये बोल रहा है कि v 0 है, मतलब डेटम पे पोटेंशियल 0 है। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि इन्फिनिटी अगर r होता, मतलब ये पॉइंट की दूरी यहाँ ना होके इनफाइनाइट होती, तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होता 0। तो अब यहाँ 0 से कैलकुलेट करोगे, यानी 0 से बढ़ते हुए आओगे, तो इस पॉइंट r पे कितना पोटेंशियल होगा वो बताना है। For a solid sphere of mass capital M and radius r, a spherical portion of radius r/2 is removed, taking gravitational potential 0 at infinity. The potential at center of cavity thus forms is, potential बताना है center of cavity की। center of cavity का मतलब कितनी दूर हो गया बेटा, ये r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल r इज इक्वल टू r/2। r/2, ठीक है। स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r/2, r/2 रिमूव कर दिया गया बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ रेडियस है ना, तो इसका रेडियस जो छोटे वाले का रेडियस जो है वो r/2 है। सर थोड़ा टाइम देना। हाँ टाइम ले लो। और इसका डायमीटर है, इधर ऑप्शन दिखाना। दिखाते हैं बेटा, इसका डायमीटर कैपिटल आर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट जो हमने लिया ना वो यहीं कहीं है, जो ये जिससे मेजरमेंट हुआ है, तो सेंटर को टच कर रहा है ये। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, तब तक आप ऑप्शंस और क्वेश्चन देख लो, सॉल्व करो सब बच्चे। थोड़ा चित्र में गड़बड़ है, यानी कि इसका सेंटर यही है, ये आर है और ये भी आर है। स्मॉल आर की जो वैल्यू है दैट इज r/2। कितने बच्चे कर रहे हो इस क्वेश्चन को अभी, चलो कर लो। अर्चना खाली कर रही है अभी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अभी कराता हूँ मैं आपको। तो v का फॉर्मूला दे दिया, -gm/2r³ इंटू 3r² बाय r², ठीक है। पीयूष भी कर रहा है क्या? तो अब क्या करना होगा, देखो
पहले तो हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा एट दिस पॉइंट P ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। उसके बाद कैविटी की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। तो पहले ये जो फॉर्मूला लिखा ऊपर, इसमें R इज इक्वल टू R/2 वैल्यू रख के V की वैल्यू निकालते हैं। ये निकालो आप लोग, R की वैल्यू R/2 लिखो और देन फाइंड आउट मी द वैल्यू ऑफ V। तो रखो 3R² माइनस R²/4 माइनस GM/2R³ 3R² माइनस R/2 का स्क्वायर निकालेंगे तो R²/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 3 जा 12 माइनस 11R²/4 इंटू 2 11R²/8, तो 11 इंटू GM/8 8R। R² से R³ कट गया और माइनस साइन तो था ही, तो माइनस 11 GM/8R। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल V। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैविटी की वजह से पोटेंशियल, पहले मास ऑफ कैविटी कितना होगा, अगर कैविटी जो है, कैविटी को लिया जाए तो मास ऑफ कैविटी क्या रहेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट कोई करना होता है तो नेगेटिव मास आएगा ना, नेगेटिव बोल देंगे कि भाई एक सॉलिड रहा होगा उस पे कैविटी ऐड हो गई, तो कैविटी का मास कितना होगा बेटा, नेगेटिव। ये बात समझ आती है, कैविटी का मास कितना होगा, अरे सुनो, चित्र मिटाया, ये पहले सॉलिड स्फीयर था, उसमें कैविटी ऐड हो गई, अब उस कैविटी का मास कितना होगा, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि कैविटी ही कैविटी है बस, तो कैविटी का तो कुछ पूरे मास, स्पेस से तो कम ही होगा। हाँ मतलब कैविटी है तो कैविटी का तो कोई मास होगा नहीं सर, कह रहे हो खाली जगह है उसका क्या मास होगा, प्रैक्टिकली फिजिक्स के हिसाब से सही है, लेकिन क्वेश्चन को करना है सोल्व। अब फॉर्मूला है हमारे पास एक, अब इसी फॉर्मूला में मास ऑफ कैविटी रखना पड़ेगा, समझो इस बात को। तो देखो अगर ये कैविटी नहीं होती तो वहां पे कितना मास होता, अब अगर ये कैविटी नहीं होती तो इस कैविटी की जगह में कितना मास होता, वो सर निकालो। इसका वो होता है ना फॉर्मूला, जो m डैश होता है वो m टाइम्स स्मॉल r/r का क्यूब होता है। m' इज इक्वल नहीं, हाँ अरे वो तो होगा ही, वो तो वॉल्यूम निकाल लो ना, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब, तो वॉल्यूम निकालो, उतना कम्प्लेक्स क्यों करना है, सीधा सीधा रखो ना कि इसका फॉर्मूला, इसका इस कैविटी का वॉल्यूम कितना है, R/2, R/2 रेडियस वाले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R/2 का क्यूब, समझो। तो मास कितना होगा, मास निकालो, क्यूब के प्रोपोर्शनल है, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, 4/3 सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तो आपने क्या किया, मटेरियल होता, ये कैविटी की जगह अगर मटेरियल होता तो उसका मास कितना होता बताओ, that mass will be equal to total mass of the sphere divided by 8, m/8 हो रहा है ना, टोटल मास ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय 8। अब ये होता वहां पे तो होता, लेकिन उसकी जगह क्या है, कैविटी है, तो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है ना मास पे, मास ऑफ द कैविटी इज -m/8। भाई सॉलिड स्फीयर के ऊपर कैविटी को सुपर इम्पोज कर दिया, तो इसका मतलब क्या आया, माइनस, हाँ उदित समझ गए, -m/8, तो -m/8 रखो अब, और दूसरा क्या रखोगे, -m/8 रख के पोटेंशियल निकालो एक बार, मास को -m/8 रखो और फिर पोटेंशियल निकालो, और रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस को कैपिटल R की जगह R/2 रख दो, करो एक बार, फिर दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दो, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। जिन जो अटके पड़े हो बीच में उस तरीके से करो, फिर एक क्वेश्चन और कराएंगे फिर छोड़ देंगे आप फॉर्मूला और इनके साथ। रेडियस ऑफ कैविटी आपका है R/2 और सेंटर पे है, जो पॉइंट P है वो इस कैविटी के सेंटर पे है, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा, और कैपिटल R की जगह R/2 रख दो, क्योंकि कैविटी का रेडियस R/2 क्वेश्चन में दे रखा है, और मास ऑफ कैविटी की जगह रख दो -m/8, तो आपको एक पोटेंशियल V की दूसरी वैल्यू मिलेगी, उन दोनों को कर दो ऐड, और ऐड करने के ऊपर आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा, और जब सोल्व करोगे तो ऑप्शन ए आएगा, जिनका बी आ रखा है ना उनका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आप लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा पोटेंशियल V जो आएगा
तो ये आएगा 3gm/8r आ गया। फिर नेट पोटेंशियल निकालोगे एट पॉइंट पी, तो वो आएगा बेटा -11gm/8r प्लस 3gm/8r। तो इसको करोगे तो 3 -11 + 3 आएगा आपका 8, तो -8/8 आके तो 1 हो जाएगा। तो इसको करोगे जब सॉल्व तो आपको ऑप्शन ए नजर आएगा। फिर तो वी नेट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो आएगी -gm/r। ऑप्शन ए सही आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ आ गया अब ये? आ गया ना। कैविटी का फॉर्मूला लगाया। अब देखो पॉइंट पी था ना, ये पॉइंट पी ये सेंटर पे था, तो इसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू फिर हमने 0 और कैविटी। सर जैसे आपने बोला कि फॉर्मूला याद करना तो जरूरी नहीं है, फिर अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया फिर क्या करेंगे? छोड़ के आएंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने ये बोला था जिनको याद है और पता है कि कैसे कैसा सा है तो वो तो रख लो याद, लेकिन नया मत याद करना। मान लो अगर आप 75 फॉर्मूले नए याद करने चलोगे और फिर भूल जाओ गलती से, तो फायदा नहीं है ना बेटा। जो याद है उसको भी खराब कर लोगे, ये बोला था मैंने। मान लो अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन छोड़ देंगे और बेहतर क्वेश्चन पे जाएंगे, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक बात है, क्योंकि पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा है ना। ठीक है, ये सब आसान सवाल हैं, ये भी आसान सवाल है। ये है आपका एस्केप वेलोसिटी का बनाएंगे, पहले देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी करा चुका, मोशन ऑफ सैटेलाइट छोड़ो इसको, एस्केप वेलोसिटी का है ये पढ़ो। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू gm/r का अंडर वैल्यू रख दो। gm/r को g के टर्म्स में लिख लो तो √2gr। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग z इज इक्वल टू 9.8, रेडियस 6400 किलोमीटर, तो v आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो √gm/r इज द फॉर्मूला, √2gr इज ऑल्सो द सेम फॉर्मूला। g की वैल्यू रख के आपका gm/r स्क्वायर जो है वो करके आपका वैल्यू आ जाती है। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ये √2gm/r नहीं, √2gr और √gm/r खाली। सर जब जी की वैल्यू रखेंगे तब भी तो 2gm/r ही बन रहा है। √2gr √2gm/r। हाँ यार सही कह रहे हो तुम, ये गलती हो रखी है। इसकी वैल्यू रखो इसमें, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस फॉर्मूला को। ठीक है, इसको मिटा देंगे। ये मैंने कल शेयर किया था आपसे, ये वाला डॉक्यूमेंट कल, ये वाला यहाँ से देख लो। ठीक है, तो अब देखो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है कि अगर ये कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो जी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड। इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो ये बाहर लगने वाला फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल का सूडो फोर्स, वो क्या होगा, वो इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को एक्सीड कर जाए, तो फिर वो हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। फिर ये सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को या ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ को के जोन से बाहर चला जाएगा। तो फॉर अर्थ वैल्यू ऑफ जी आर एंड ये सब फिक्स्ड है, इनको सब्स्टिट्यूट करते हो तो अर्थ सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा
so that will eventually leave the gravitational attraction of earth, neglecting the atmospheric effect obviously. तो एटमॉस्फेयर तो रिटार्ड करता है, अगर उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो 11.2 इज द वैल्यू। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक पर था ना एस्केप, उसको करते हैं, ये करो। अच्छा, इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख लो पहले। ठीक, तो अब देखो क्या बोल रहा है, अ प्लैनेट इन डिस्टेंस सोलर सिस्टम इज 10 टाइम्स मोर मैसिव देन द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर। मैसिव का मतलब है मास, है ना, मासिव। तो 10 टाइम्स मोर मैसिव का मतलब है मास ऑफ प्लैनेट is 10 times of mass of earth and और क्या बोला, its radius is 10 times smaller, तो radius of planet P is 1/10 of radius of earth। ठीक है, तो अब देखो आप gm/r की वैल्यू देखते हो तो क्या हो गया, velocity escape एट अर्थ, तो है ना ये अर्थ की, तो क्या होगी √g into mass of earth divided by radius of earth, और planet पे escape velocity at planet P, so that is directly proportional to 1/10 times of me divided by radius of earth divided by 10, तो ऊपर 10 गया तो 100 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब हुआ इस रेशियो का कि velocity escape is equal to 10 times of velocity of this। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि ऑप्शन सी। तो ये तो किया कैलकुलेशन से, बट अगर आपको आइडिया है कि मास बढ़ रहा है और रेडियस घट रहा है तो वी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, है ना, तो केवल ऑप्शन सी ही करेक्ट है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब भाई इतने हो गए, आसान क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, क्या सोल्व करेंगे, ये क्या है, फ्रॉम द फाइनल छोड़ो, हो गया ये। इनसाइड होल ऑफ स्फेरिकल शेल, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, नोट से रिवाइज करके हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया था, ये बेटा ये क्वेश्चन हो गया था, पुष्पा आपने अटेम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन हो गया था आपका। नहीं सर, मैं यहाँ तक नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, इसको कर लेना, आप करोगे ना तो ऑप्शन ए एंड बी सही आएंगे। डायरेक्टली पता चल रहा है, जो बेसिक फॉर्मूला है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², उस फॉर्मूला को यूज करोगे तो आपको सीधा सीधा समझ आएगा, ऑप्शन एंड बी। ये दिखने में टफ क्वेश्चन है आसान आया हुआ क्वेश्चन है। ओके सर। ठीक है, इसमें मल्टीपल करेक्ट है, इसको क्या है, बाइंडिंग एनर्जी टाइम पीरियड ऑफ, इसको छोड़ देना, मेंस के लिए मत करना। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज, ठीक है, फील्ड एट द ओरिजिन, क्या बोल रहा है, इसको कर लेना वेक्टर फॉर्म में, इसको कर लेना आज, जिन्हें नहीं किया डिस्कशन कर लेना, इजी है, समझना है तो कल पूछ लेना। और ये क्या है, इटर्नल इज द पासिंग फोर्स acceleration of the particle with x, छोड़ देगा, बस इतना ही था। इसमें जितना पढ़ाया उतना अगर हो गया है, ये सारे क्वेश्चन आसान है बेटे, लास्ट वाले तो बेहद आसान सवाल है, जो करो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, बेसिक इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, तो एडवांस के नहीं है, वो ऊपर ही थे उसमें। और ये ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, सिमिलर पैटर्न के मल्टीपल क्वेश्चन हैं, तो इनको आप छोड़ देना, नीचे जो दिए गए हैं इनको मत करना, जितने क्वेश्चन मैंने कराए, जो कंसेप्ट कराए उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब कल करेंगे हम थर्मल का टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए अभी पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में ये डालो कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन जो SHM है, ओसिलेशंस है, वो कितना आता है। आप अपना नाम तो आपका आ ही जाएगा, ये देखना कि लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। लेवल 1 जो है, सॉरी ऐसे लेवल नहीं करेंगे,
ऐसे लिख दो हिंदी में, थोड़ा थोड़ा आता है, अच्छे से आता है, बिल्कुल नहीं आता है। जो आपका लेवल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो एक बार वोट कर दो, फिर आपके अकॉर्डिंगली मैं लेक्चर प्लान कर लूंगा एसएचएम का। सब बच्चे आंसर करेंगे। आनंद ने लिखा थोड़ा थोड़ा, टर्म्स पता है, अच्छा सर थोड़ा आता है, वो भी रिवाइज करना पड़ेगा। टर्म्स पता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ठीक है। तो एक काम करेंगे फिर, सबके हालात टाइट हैं। पुष्पा गए आप? छोड़ गई पुष्पा शायद अभी मीटिंग को। अच्छा सुनो, तो हम लोग क्या करेंगे, बस बस हो गया समझ गया मैं। तो अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल, इस चैप्टर में बिल्कुल कट टू कट जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को लेके आऊंगा बिल्कुल, और 2 फॉर्मूला और उनके बेसिस पे क्वेश्चन। अगर वो तुक्का लग गया पेपर में तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ देंगे फिर हम, ठीक है। एसएचएम ठीक है के सर। जो क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं उनके 2-3 फॉर्मूले बस ये, और उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन, तो उतना ही मसाला तैयार करके जाएंगे। तुक्का लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक है। टाइम खराब नहीं करेंगे उसमें चीज में, दिमाग जब समझ नहीं आता क्यों दिमाग खराब करें। थर्मो का भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको करेंगे, कंसेप्ट आप मेरे से पूछते जाना और क्वेश्चन अटेम्प्ट उसमें कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे बेटा। चलो, अब आज की क्लास में कुछ डाउट बच गए हो तो पूछ लो, अदरवाइज कुछ फीडबैक शेयर करना हो कि सर इसको इस तरीके से करा दो तो वो शेयर कर दो बचे हुए चैप्टर्स में, उस तरीके से हम वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अदरवाइज यू कैन ड्रॉप ऑफ। आज की मेरी तरफ से क्लास खत्म हो चुकी है।